दोस्तों, आज पेश है सबसे बड़ा मूर्ख। एक और चित्र। बहुत समय पहले एक गांव में रोहन सोन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रोहन बुद्धिमान और परिश्रम, छोटा भाई सोन नासमझ व एवं ईर्ष्यालु था। यही कारण था मोहन के घर में सुख सुख का सारा सामान मौजूद था। वह आराम की जिंदगी बसर कर रहा था, जबकि मोहन गरीबी के कारण प्राय दिन दाने दाने पर मोहताज रहता था। एक दिन मोहन अपने भाई के घर पहुंचा और दुखड़ा रोने लगा। बड़े भैया, अब हम दोनों के एक ही वंश के हैं। अगर हमारे एक ही बाप के बेटे हैं, हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, जबकि जबकि मैंने कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी गाय तुम्हारी गायें ब्याती हैं और दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त होती जाती हैं, जबकि मेरी गायें के बाद में मरती जा रही हैं। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, जबकि मेरे घर में कभी कभी अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। तुम्हारी पत्नी से प्रेमी, जबकि मेरी कोई लड़की की आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसके अलावा सारे गांव वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हें प्यार करते हैं। इसके विपरीत छोटे छोटे छोकरे बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाकर बात नहीं आते। ऐसा क्यों होता है भैया? कृपया मुझ पर भी समझाइए। और जीवन में बहुत दुखी हो चुका हूँ, आत्महत्या कर लूँ। इस ऐसी बातें नहीं करते पगले। ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए पाप होगा। यदि तुम्हारे किसी चीज़ की तकलीफ है तो मुझे बताओ, तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। वह तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन सवाल यह नहीं है तुम अब आगे की कब तक मदद करोगे रहोगे। मैं कब तक तुम्हें मदद मांगता रहूंगा। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी रगों में एक ही खून होते हुए भी हम दुखी हैं और तुम क्यों सुखी हो। यह सब भाग्य का खेल है मेरे भाई। इसलिए सुखी हूँ और मेरा भाग्य अच्छा है और काम में मेरी सहायता करता है। आखिर मेरा भाग्य मेरी मदद क्यों नहीं करता, जबकि भाग्य सबका एक होता है मेरे भाई। यह ठीक है मेरे भाई, है कि हर मनुष्य का भाग्य होता है, लेकिन भाग्य सबका भाग्य अलग अलग। मेरा भाग्य में मेहरबानी, मेहनती है और हमेशा मेरे साथ रहता है, जबकि तुम्हारा भाग्य आलसी है और किसी गहरे कुएं में मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। ओह इसलिए मेरा असली मेरा ओह तो इसलिए आलसी और खोटा भाग्य मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं दिन प्रतिदिन गरीब और दल दल में धंसता जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मोहन? कौन है? तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है? तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं मेरे बड़ी भाई, अब मुझे मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाग्य को ढूंढ कर उसे अपनी खातिर करने को मजबूर करूंगा। मोहन अपने घर से लौटकर सफर की तैयारी करने लगा। अवश्य आवश्यक सामान साथ लेकर वह उस दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। अपने भाग्य की खोज कर जल्द से जल्द अब बड़े भाई को नीचा दिखा कर छोड़ूंगा। काफी देर चलने के पश्चात गुर्र, अरे बाप रे, शेर! शेर को देखकर मोहन भयभीत होकर भागने के लिए वाला था। शेर गर्जा, ए ठहरो! जी जी महाराज, शेर महाराज। कौन हो तुम और यहाँ से कहाँ जा रही है? जी मेरा नाम मोहन है, मैं सिंहराज, मैं अपने भाग्य की खोज में जा रहा हूँ। भाग्य की खोज? यह क्या भला होती है? यह एक ऐसी बला है जिसका नाम है वनराज, जो हर किसी के कष्टों का निवारण चुटकी बजाते ही कर देती है, बिल्कुल जैसे मेरे बड़े भाई के कष्टों का निवारण किया है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर मेरी एक बात सुन। जब तुम अपने भाग्य की खोज खोज ले तो उससे पूछना मैं क्या करूं, उपाय करूं जिससे मेरे दांत का दर्द दूर हो जाए। कोई किसी जड़ी बूटी, मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं परेशान हो गया हूँ और अब तो शिकार करने, भोजन करने के काबिल भी नहीं रहा। यदि तू मेरा यह काम करने का वचन दे तो मैं तुझे छोड़ दूं, वरना इसी वक्त चला जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ सिंहराज कि यदि कि या तो मैं लौटने पर आपके
इस दर्द का छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा या फिर कोई दवा लेकर आऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना वचन मत भूल जाना, वरना वापस नहीं जा पाओगे। जान बची लाखों पाए। और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करके बोन आगे बढ़ा। काफी देर चलने के बाद, अरे ये कौन लोग हैं, इस तरह तपती धूप में बैठे क्यों रो रहे हैं, इन्हें मालूम करना चाहिए। बू, सुनिए, आप लोग कौन हैं और इस तपती धूप में बैठे क्यों रो रहे हैं, क्या मुसीबत आ पड़ी है आप लोगों पर। हमारी मुसीबत जानकर तुम क्या करोगे भाई, जाओ अपना काम देखो, हमें तुम्हारे हाल पर छोड़ दो। अब शायद भगवान ही हमारी मदद कर पाएगा। अरे बाबा, इन मायूसी से क्यों होते हो तुम, कम से कम अपना दुख तो बताओ, हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा सुनो, मेरे इस खेत खरीदा है तब से हम तीनों ने कबर तोड़ मेहनत करी, उसके बावजूद भी खेत में एक बार भी फसल नहीं काट पाए। आई, ऐसा कैसा हो सकता है, ज़रूर इसमें सिंचाई आदि करने में कोई कमी छोड़ी रही होगी, बीज सड़े डाले होंगे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, सब हमने हमने नहीं रख छोड़ी, हमने कोई कमी नहीं रख छोड़ी। हमने कई बार खेत में हल जोता, सिंचाई, खाद भरपूर डाली, जैसे माँ बच्चे की देखभाल करते हैं, हमने भी अंकुरों की देखभाल की। क्या कहा, अंकुरों, अंकुर भी नहीं निकले तब, अंकुर भी नहीं, कोई पौधा भी खूब घने घने खूब घने निकलने से फसल की आशा दिखाता, खेत हरा भरा भी हो जाता। और इस बीच पौधे मुरझाने लगते और हम लोग को जितना पानी दे क्यों ना दे, वह जड़ तक सूख जाते और हर बार हमारी आशाओं के पानी फिर जाता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस प्रकोप का कारण क्या कारण है, तब कोई नहीं बता पाया। लगता है भले मानस भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए कहता हूँ हमारा देखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो शायद शायद हमारा भाग्य ही शायद हमारा भाग्य ही नहीं है बेटा, हम तीनों भाग्यहीन हैं। बू, सुनिए बाबा, मैं भाग्य सबका होता है, किसी का मेहनती, किसी का आलसी जैसे मेरा भाग्य। कभी मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे किसी गहरे अंधेरे कुएं में पड़ा सो रहा है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। यदि वह मुझे मिल गया तो मैं अवश्य ही अपने भाग्य से पूछूंगा कि आपके कष्टों का निवारण का उपाय पूछूंगा। क्या सच। मोहन की बातें सुनकर सबके चेहरे पर प्रशंसा खिल उठे। प्यारे बेटे, भगवान तेरी बात, तुम्हारा बाल विवाह करना करे, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यदि तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो हमारे भाग्य के बारे में हमारी फसल बर्बाद होने का कारण अवश्य पूछना, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मोहन ने बूढ़े को उसी समय स्थान पर जवाब देने का वादा किया और आगे बढ़ गया। हे ईश्वर, भले मानस की मदद करना। और बहुत दिनों तक सफर करते रहने के पश्चात मोहन एक नगर में पहुंचा। सैनिकों, बिना इजाजत हमारे नगर में प्रवेश करने वाले इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और महाराज के पास ले चलो। सैनिकों ने मोहन को पकड़कर राजमहल की ओर ले चले। हे हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया है, यह मुसीबत भी शायद मेरे सोए भाग्य के कारण ही मुझ पर आई है। पता नहीं राजा मुझे क्या कसूर किस इस कसूर की क्या सजा दे। किंतु राजा उसका स्वागत सुहृद मुस्कान और स्नेहपूर्वक शब्दों से किया। घबराओ नहीं परदेसी, हम तुम्हारे मेहमान हो। यदि हम जरूर जानना चाहेंगे तुम कौन हो और यहाँ कहाँ जा रहे हो, कि वो कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। राजा की निम्रतापूर्ण बात सुनकर मोहन तुरंत ही कदमों में गिर पड़ा। आप महान है महाराज, इस कसूरवार को अभयदान दिया, आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे। मेरा नाम मोहन है और मैं शिव काशी देश के एक छोटे से गांव का रहने वाला गरीब आदमी हूँ तथा अपने भाग्य की खोज में निकला हूँ।
फिर मोहन ने सारी बात आप बीती बता दी। उसकी आपत्ति सुनकर, यह अपने भाग्य के पास जा रहा है, क्यों न मैं इसे अपनी समस्या की अवगत करा दूं। मेरे भाग्य मेरी समस्या का हल इस करके करने के शायद समर्थ हो चुका हो सकता है यह अपने भाग्य से पूछकर मेरी समस्या का समाधान भी कर दे। उठो, उठो मोहन, और हमारे पास बैठो। हम तुम्हारे अपने दास की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह बात करना चाहते हैं। जी 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 महाराज। सुनो मित्र, तुम सुनो मित्र, मैं इस विशाल समृद्ध शक्तिशाली देश का राजा हूँ, किंतु सोने के महल में रहते हुए भी न जाने की क्यों सुखी क्यों सुखी से जी रहा हूँ, नहीं पा रहा। इस समय किसी अज्ञात चाह मेरे भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। मैं मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम जब अपने भाग्य से मिलो तो मेरे कारण पूछना कि इस तड़पन से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है। तुम्हारा भाग्य इस संबंध में चाहे जैसा भी उत्तर दे, मुझे लौटकर खुले दिल से बता देना, और बदले में तुम्हें मुंह मंगा इनाम दूंगा। आप आपने मेरी इतनी इज्जत बख्श दी महाराज, अतः मैं आपका यह छोटा सा काम अवश्य करूंगा। लौट कर आपके पास आपको उचित उत्तर दूंगा। उस रात मोहन वहीं रुका और उसका खूब आदर संस्कार किया गया। बढ़िया बढ़िया भोजन करवाने के पश्चात सोने के लिए मुलायम और गुद्देदार बिस्तर दिया गया। बिस्तर पर लेटते ही ऐसी नींद आई जैसे जीवन में कभी ना आई हो। और अगले दिन जब मोहन नहा धोकर सफर के लिए तैयार हो गया तो राजा ने काफी धन दौलत देकर विदा किया। हम तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करेंगे मोहन। जल्दी ही लौटूंगा महाराज, और अवश्य आपसे अवश्य मिलूंगा। और फिर कई दिनों से चलने के बाद रहने के पश्चात अरे यह कुआ जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी कर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही कुएं की मुंडेर पहुंचा, कौन हो तुम? कौन? क्या तुम मोहन हो? हाँ, मेरा नाम मोहन है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दिमाग हूँ और वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। शायद तुम मेरी ही तलाश में यहाँ आए हो। बोलो, यदि तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारे पास आऊँ। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, न तो मुझे तुम्हारी तलाश है और न मैं यहाँ आया हूँ मैं न ही तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी तलाश में यहाँ आया हूँ, न ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है। मैं तो अपने भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। क्या तुम बता सकते हो मेरा भाग्य मुझे कहाँ मिलेगा? आगे बस नाक की सीध में चले जाओ। और मोहन ने कुएं से पानी पीकर एक नाक की सीध में चल पड़ा। और मोहन चलता रहा, चलता रहा। कई माह तक सफर करने के बाद, अरे यह बरगद के नीचे कौन पकड़ सा पड़ा व्यक्ति कौन सो रहा है? कहीं यह मेरा भाग्य तो नहीं? जरूर वही होगा, क्योंकि बड़े भाई ने यही कहा था कि मेरा भाग्य किसी घने मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल वैसा ही है। और मोहन उस मोहन उसे अपना भाग्य समझते हुए उसके निकट पहुंचा और उसे जगाने लगा। ए उठो भाई, आंखें खोलो, तुम्हारे काम का वक्त आ गया है, उठो। और काफी देर चिल्लाने के झड़ोड़ने के रहने के पश्चात अंत में भाग्य हिला और अंगड़ाई लेकर उठा। कौन हो तुम प्यारे भाई, और मुझे बेवक्त क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा नाम मोहन है, मैं यहाँ, अब मेरा अनुमान है कि तुम मेरा भाग्य हो। अच्छा, तो तुम ही मोहन हो? हाँ, मैं ही मोहन हूँ, और तुम्हारी वजह से आज दर बदर का ठोकर खाता फिर रहा हूँ। तुम यहाँ आराम करते रहे, मैं तुम्हारा कारण दुखी झेलता रहा। मेरे भाई का भाग्य वहाँ, उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, और तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते। मेरे मालिक, हम तो तुम्हारे भाई से जैसे बुद्धिमान और परिश्रमी की सहायता करते हैं, तुम जैसे मूर्ख को कमचोर को हम लोग निकट भी नहीं पटते। क्या? हाँ मेरे मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी मानो तुम भी मेरी तरह पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम कभी अपने भाई की तरह बुद्धिमान और मेहनती बनना पसंद नहीं करोगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं,
भाई ऐसा मत करो, यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, और हो सकता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाए। वो ऐसी बात है तो आओ, आओ मेरे पास बैठो, मुझे बताओ तुमसे यहाँ तक का रास्ता कैसे तय किया, रास्ते में क्या क्या देखा तुमने, तुम किस किस से मिले, तुमने क्या क्या बातें हुई, और तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं अपने बड़े भाई के कहने पर ही तुम्हें खोजता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे प्यारे भाग्य। मोहन ने अपना सारा किस्सा बताने लगा। भाग्य जमाई लेता रहा, उसकी बातें सुनता रहा, और उसकी सारी बातें सुनने के पश्चात तुम्हारी सारी कहानी सुनकर मुझे इस निर्णय पर पहुंचा हूँ, यदि तुम्हारे भाई पहुंचा हूँ भाई, तुम में बुराइयां बहुत है, अच्छाइयाँ भी बहुत कम, और अच्छाई बहुत कम है, इसलिए तुम जब तक तुम मुझ तक आ ही पहुँचे हो तो तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाइयों को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर भाग्य ने समझाने हुए मार्ग में मिलने वाली व्यक्ति को उत्तर देने के लिए अंत में बोला, जब तुम घर जाओ तो जैसा मैंने कहा वैसा ही करना, जल्दी ही तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम मूर्ख व आलसी व्यक्ति मेरे साथ बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, इसलिए सावधान, अपनी मूर्खता और नासमझी से यह मौका मत चूक जाना, जीवन भर पछताते रहोगे। और कहने के साथ ही भाग्य जमीन पर पसर कर तुरंत ही खराटे दूर दूर तक गूंजने लगे, घर। अरे यह तो फिर तो पलक झपकते ही सो गया, मैंने अपने भविष्य के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। मोहन ने झंझोड़ कर जगाने लगा, अरे भाग्य उठो भाई, अभी तो मैंने तुमसे कुछ बहुत सी बातें पूछनी है, उठो मेरे प्यारे भाई। मोहन पसीने पसीने हो गया, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे जगाने में सफल न हो पाया, और मोहन थोड़ी देर तक खड़ा रहा, गहरी निंद्रा में डूबे अपने भाग्य को टुकुर टुकुर देखता रहा, मुड़कर अपने रास्ते पर डग भरने लगा जिससे आया था। चलते चलते सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। ओह मेरे प्यारे मित्र मोहन, तुम लौट आए, क्या तुम अपना भाग्य मिला मित्र, और तुमने मेरी समस्या का समाधान पूछा। हाँ महाराज, मेरा भाग्य मिल गया, और मुझे आपसे आपके दुख के कारण मुझे मुझे बता दिया, आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। वो ठीक है। और राज आदरणीय दरबारी सभासदों एवं मंत्रियों, आज दरबार प्रकाश करता हूँ, आप लोग जा सकते हैं, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। और सबके जाने के पश्चात, हाँ मित्र मोहन, अब हमारे भाग्य और हमारे दुख का कारण बताइए। आप इस देश पर राज कर रहे हैं, आपकी प्रजा आपको पुरुष मानकर राजा पुकारा करती है, जबकि आप वास्तविक में आप स्त्री हैं। चूंकि आपके लिए यह रहस्य छिपाए रखना, के लिए सेना का संचालन करना, शासन चलाना मुश्किल होता है, इसलिए आप सोने के महल में रहते हुए मन भी छटपटाने रहते हो, यही आपके दुख का कारण है। ओह तुम्हारे भाग्य ने सच कहा है मोहन, वास्तव में मैं एक स्त्री हूँ, कहकर राजा ने लड़तड़ाते हुए अपने सिर का ताज उतार दिया, और ताज उतरते ही राजा सुंदर युक्ति में रूप में परिवर्तन हो गया, और घने और लंबे बालों को फर्श को छूने लगे। आह निसंदेह आप अप्सरा के समान सुंदर हैं, ईश्वर आपको इसी प्रकार जन्म जन्मांतर सुंदर और जवान बनाए रखे। वह तो ठीक है मोहन, यदि तुम हमारे भाग्य ने मेरे दुख का छुटकारा पाने का कोई उपाय बताया है, आप अपने लिए कोई योग्य वर तलाश कर लीजिए, फिर आप सुख से रहने लगेंगी। राज राजा रूपी युक्ति शर्मा कर लाल होने लगी। मेरे हृदय में रहस्य जानने वाले पहले बाकिर जवान नौजवान तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, इसलिए क्यों ना तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे पति और इस देश के राजा बन जाओ। क्या
मोहन राजकुमार की बात सुनकर स्तंभ रह गया और फिर स्थिरता से बोल पड़ा, नहीं नहीं देवी, मुझे आपका तुम्हारा पति और इस देश का राजा नहीं बनना, क्योंकि मैं जल्दी ही मेरे भाग्य साथ देने वाला है। अगर मेरा भाग्य साथ देने लगा तो किसी चीज़ की कोई अवस्था नहीं होगी। सोच लो, यदि मोहन, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वैसे भी जाग जाएगा और तुम्हारा जीवन ऐसो आराम से सुख से सुख से रहोगे। नहीं नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। आप किसी और को अपना पति चुने। राजकुमारी उसे के साथ विवाह करने की बहुत जोर दिया, लेकिन मोहन नहीं माना। उसने अपने उसी समय विदा लेकर घर की ओर चल दिया। वह चला गया, लेकिन वह मूर्ख था जो उसने मेरा आग्रह ठुकराया। मैं किसी न किसी योग्य पुरुष से विवाह कर ही लूंगी, लेकिन वह दिन अपनी इस नासमझी पर जरूर पछताएगा। और कई दिनों तक सफ़र करने के बाद तुम आ गए बेटा। हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेटा, क्या तुम्हारी मुलाकात अपने भाग्य से हुई? हाँ बाबा। और उसने तुम्हारी फसल को नष्ट होने का कारण भी बता दिया। अच्छा, तो जल्दी बताओ, हमारी फसल खराब होने का क्या कारण है? कारण यह है कि पुराने ज़माने में खेत के बीच में एक धनी व्यक्ति वह विदेशियों की लूट मार के वैसे सोने के सिक्कों से बड़ा 50 घड़े दाब दिए थे। इसलिए अपनी ज़मीन पर इन फसल का कोई इसलिए आपकी ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगती। आप ज़मीन खोद कर घड़े निकाल लीजिए, तब आपकी ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी और इस इलाके के सबसे धनी व्यक्ति हो जाओगे। क्या? आह, सच सचमुच? मोहन की बात सुनकर खुशी से नाचने लगे। इतने खुश देखकर मेरे मन में भी सुकून मिल रहा है। अच्छा बाबा, ने अपना वचन पूरा कर दिया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, तुम खाली हाथ ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें अच्छी खबर देकर हम सबको प्रसन्न किया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम हमारे साथ रहो, हमारी जमीन खोदने में हमारी मदद करो। जितना खजाना हमें मिले उसमें से आधा तुम ले लो और हमारी बेटी से विवाह कर करान पूर्ण हमारे साथ रहो। मोहन बूढ़े और बुढ़िया अच्छे लगे। उसकी बेटी सुंदर थी और ज़्यादा पसंद भी थी। नहीं बाबा, मैं यह विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं न ही मुझे इतना थोड़ा धन ही चाहिए। घर पहुँचते ही मेरा भाग्योदय भाग्योदय होने वाला है। इसलिए आपके पास किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकता। कहकर मोहन वहाँ आगे बढ़ गया। अरे, वह तो कोई महामूर्ख जान पड़ता है, वरना क्यों इतने बड़े खजाने को ठुकराता? हाँ बापू, वह मूर्ख है, वरना अपने भाग्य को ठोकर मार कर इस तरह नहीं जाता। और उसने बूढ़ा बुढ़िया तब उस लड़की ने तीनों ने उसी उसी समय कुदाल लेकर अपनी जमीन की खुदाई में जुट गए। और खुदाई पूरी होने के बाद खजाना मिल गया। अब इलाके के सबसे धनी है। सचमुच हमारा भाग्य जाग उठा। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा, हमारा जीवन आनंदपूर्ण बीतेगा। और मोहन चलता जा रहा था कि यहाँ तक तो उसके जूते घिस गए, पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी वह किसी तरह घसीटते घसीटते चलता ही रहा। जब वह चलते चलते वह चलने की जरा भी शक्ति नहीं बची तो एक चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, ये मेरी यात्रा अब अंत होने वाला है, लेकिन मेरा भाग्योदय कब होगा? तभी गुर्र। अरे वनराज, आप? हाँ, मैं तुम्हारे ही लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। बोलो, तुम अपने भाग्य से मिलकर मेरे दांत का दर्द के लिए कोई सलाह अथवा दवा लाए हो? अब दर्द ऐसे नहीं हो उठा है। दवा तो नहीं लाया, हाँ, पर मेरे भाग्य ने तुम्हारी बीमारी से पेट छुड़ाने का एक तरीका जरूर बताया है। वह जल्दी बताओ तुम वह तरीका। मैं तुम्हें इस उपकार के बदले एक ऐसी अद्भुत चीज दूंगा जो तुम्हें जीवन भर कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तुम बिना हाथ पैर हिलाए मौज का जीवन व्यतीत करोगे। नहीं नहीं, मुझे अपने उपकार की कोई कीमत नहीं चाहिए अब, क्योंकि जल्दी ही मेरा भाग्य उदय होने वाला है। और बिना ही किसी लालच के आपको यह उपाय बता देता हूँ, तो सुनिए। यदि आप दुनिया यदि आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा ले तो फौरन ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र। अब मैं ऐसे ही
को सर्वत्र ढूंढूंगा। आप क्या आप इस काम में मेरी मदद करोगे? आप कहते हो तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आ, आओ मेरे साथ इसी समय किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश करने चलते हैं। दोनों और वह दोनों एक ओर चलते चलते सहसा शेर बोला, मित्र, इस उबाऊ सफर में परेशानी अनुभव कर रहा हूँ। तुम मुझे कोई कोई सा सुनाओ। मुझे आनंद मुझे आनंद भी मिलेगा और सफर भी आराम से कट जाएगा। लेकिन मुझे तो कोई किस्सा कहानी आती ही नहीं वनराज, फिर क्या सुनाऊं? अच्छा, तो फिर मैं तुम तुम यही मुझे बताओ कि भाग्य मिलने मिलने जाते समय तुम्हें किन किन मार्गों से गुजरे, किन किन लोगों से मिले और क्या क्या नई चीज़ें देखी। ओह हाँ, यह मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और मोहन ने शेर को मनुष्य बरगद के पेड़ के नीचे अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत और राजा रूपवती रानी बूढ़ा बुढ़िया की रूपवती बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर शेर की आंखें चमक उठी। मेरी बीमारी का इलाज मेरे साथ ही चल रहा है और मैं बेकार में किसी दूसरे की तलाश में अपनी टांगें तुड़वा रहा हूँ। शेर ने तुरंत रुक कर गर्जने लगा, "रर, यह क्या हुआ वनराज? आप एकाएक क्यों रुक क्यों गए और किस पर खफा हो गए? मैं तुम्हीं पर खफा हूँ मोहन। तुम्हें मुझे मुझ पर अपना मैंने क्या किया है वनराज? क्या गुस्ताखी है मुझसे? अरे मूर्ख, तेरे भाग्य में वापस लौटने हैं तेरा 7 दिन दिन लगा था। सुखी होने का कितना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने छोड़ दिया। तूने राज राज और सम्मान को ठुकरा दिया। तूने धन और समृद्धि को छोड़ दिया। तूने दो सुंदर युक्तियों को ठुकरा दिया। यदि दुनिया में सात चक्कर लगाएगा तो तब भी तुझसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति किसी की हालत में नहीं मिलेगा। अतः तुम्हारे भाग्य के कहे अनुसार तुम्हारा ही भेजा खाने से मेरे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं वनराज? आप मुझे खाएंगे? मुझे आप पर उपकार किया है। हाँ, तूने मैं तुझे खाऊंगा मूर्ख, क्योंकि तुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। कहने के साथ ही शेर ने मोहन पर छलांग लगा दी। हाय मरा बचाओ! लेकिन उस निर्जीव वीरान स्थान पर भला कौन बचाने वाला आता? शेर को उसने दबोच लिया और उसका भेजा निकाल कर खा गया। वास्तव में यही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि मेरे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। समाप्त दोस्तों।